नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें जो सेकंड पेपर है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें यूनिट फर्स्ट में हमारे मनु कौटिल्य और शुक्र दिए हुए हैं। मनु और कौटिल्य हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारे विचारक आता है वो है शुक्र। आज का जो हमारा लेक्चर है वो शुक्राचार्य के ऊपर बेस्ड है। शुक्राचार्य का सामान्य परिचय और उनका सप्तांग सिद्धांत हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, भारत का जो प्राचीन भारत का जो राजनीतिक चिंतन है उसमें शुक्राचार्य को बहुत अधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम शुक्राचार्य था, जिन्हें शुक्र के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। शुक्राचार्य के जीवन के संबंध में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन इनकी जो रचना है शुक्र नीति सार, वो शुक्र का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचना काल के संबंध में भी विद्वान जो है उनमें गहरा मतभेद है, और कुछ विद्वान इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना मानते हैं। कुछ ने इसे 12वीं और 16वीं शताब्दियों के मध्य की रचना मानी है। अधिकांश इसे 11वीं और 12वीं शताब्दियों में लिखा हुआ मानते हैं, किंतु विद्वानों में रचना काल के संबंध में मतभेद पाया जाता है। हमारे लिए राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि इसकी रचना कब हुई या कौन सा विद्वान क्या रचना काल मानता है। हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि इनके राजनीतिक विचार क्या थे, राज्य के संबंध में, राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में इनके क्या विचार थे। तो हम रचना काल पर फोकस करने की बजाय यदि हम इनके राजनीतिक सिद्धांतों पर फोकस करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्र नीति में 4 अध्याय और 22 श्लोक हैं। इनमें से पहला और दूसरा जो अध्याय है वो राजा और उसके कर्तव्य से रिलेटेड है। सामाजिक व्यवस्था, मंत्री, युवराज, इन विषयों की विवेचना की गई है। तीसरा जो अध्याय है उसमें नीति शास्त्र संबंधी सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसका संबंध राजा से है। चौथा अध्याय काफ़ी लंबा है और उसमें मित्र और विविध विषय, उदासीन, शत्रु, आय के स्रोत क्या हो, राज्य क्षेत्र क्या हो, इनके संबंध में विवेचना की गई है। तो ये इसकी विवेचना के महत्वपूर्ण विषय हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद राज्य और शासन पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनमें शुक्र नीति का महत्व अन्य सभी ग्रंथों से बहुत अधिक है। और शुक्र नीति सार जो है उसमें शुक्र के जो राजनीतिक विचार हैं उनके तहत शुक्र ने उसमें 4 प्रकार की विधाएं मानी: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये हम कौटिल्य में भी थी, ये मनु में भी थी। 4 प्रकार की विधाएं मानी जाती है: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। और ये चारों ही जो विधाएं हैं ये मनुष्य के योगक्षेम के लिए आवश्यक मानी गई है, और राजा जो है उसको भी इन चारों ही विधाओं का सदा अभ्यास करते रहना चाहिए। आन्वीक्षिकी में न्यायशास्त्र और वेदांत को रखा गया है। त्रयी में धर्म, अधर्म, कामना, मोक्ष इत्यादि से संबंधित विषय हैं। वार्ता जो है अर्थ और अनर्थ से रिलेटेड है, और दंड नीति है उसमें न्याय व अन्याय से संबंधित सिद्धांतों की विवेचना हुई है। दंड नीति दुष्टों के जो दमन है उनको दंड कहते हैं। इसी कारण राजा जो है दंड स्वरूप है, और राजा की जो नीति होगी वो दंड नीति कहलाएगी।
शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं वो जीवन के किसी विशेष पक्ष से संबंधित हैं, अतः उनकी जो उपयोगिता और महत्व है वो अत्यंत सीमित है। शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं वो राजनीतिक ज्ञान के अधीन मानी गई हैं। शुक्र नीति सार में सॉरी इसमें गलत टाइप हुआ है, विधायी लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, विधाएं हैं, विधाएं। शुक्र नीति सार में जो राजा है उसे अपने हित के उद्देश्य से ऐसी नीति बनाने के लिए कहा गया है जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र का हित हो सके और जो राज्य और राजा दोनों के हित के लिए तत्पर, दोनों के हित के लिए प्रेरक हो। ये तो था शुक्र नीति का सामान्य सा परिचय, मोटा मोटा सा। 4 अध्याय हैं, 2200 श्लोक है, 4 विधाएं मानी गई हैं। रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। विधाओं पे आप इनकी विषय वस्तु देख सकते हैं और राजनीतिक विचारों का हमें अध्ययन करना है शुक्र नीति के। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे राजनीतिक विचार आता है वो आता है राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जिसको हमने मनु में पढ़ा था, जिसको हमने प्लेटो में पढ़ा था। अर्थात राज्य के 7 अंग माने गए हैं, राज्य को एक सावयव माना गया है और उसके 7 अवयव, यानी एक शरीर की तरह है, उसके 7 अंग हैं, उनके बिना वो अधूरा है। और सभी में ये है कि उनका जो क्रम दिया हुआ है वो उनके महत्व के आधार पर दिया गया है। तो आप उसी हिसाब से ये तीनों जो विचारक हैं उनमें आप उनके क्रम को ध्यान रखें। सबका क्रम अलग अलग है, ये नहीं है कि एक का क्रम याद कर लिया तो सब में वही लिख के आ जाओगे, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सबका क्रम अलग अलग है, इसलिए सबका अलग अलग तरीके से आप उसे याद करें। शुक्र नीति सार में राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। शुक्र के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा मित्र, चौथा कोष, 5वां राष्ट्र, 6ठा दुर्ग और 7वां सेना। शुक्र नीति की जो विशेष बात है वो ये है कि सावयव सिद्धांत को अपनाते हुए एक स्थान पर राज्य की जो तुलना है मानव शरीर से और उसके 7 अंगों के रूप में की गई है कि राज्य एक मानव शरीर के समान है और ये जो दिए गए हैं वो उसके 7 अंग हैं। 7 अंगों में राजा को सबसे प्रधान अंग माना गया है, उसकी स्थिति मस्तिष्क के समान मानी गई है। मंत्री आँखों के समान है, मित्र कान के समान है, कोष मुख के समान है, सेना मन के समान है, दुर्ग दोनों हाथ और राष्ट्र जो है वो राज्य रूपी शरीर के पैर माने गए हैं। तो इस प्रकार मानव शरीर से तुलना करके 7 अंग बताए गए हैं। जबकि हम आगे यदि देखें तो इसी सावयव धारणा के आधार पर शुक्र नीति सार में राज्य की तुलना जो एक वृक्ष से की गई है, यानी राज्य एक वृक्ष के समान है और उस वृक्ष का जो मूल होता है वो राजा होता है। मंत्री उसके स्कंद या डालें जो होती हैं वो होता है। सेनापति सेनाएं शाखाओं के समान है। प्रजा फूल के समान है। पृथ्वी के भाग फल तथा भूमि बीज है, बीज के समान है। तो इस तरीके से एक वृक्ष से उनकी तुलना की गई है। और उसमें ये जो 7 अंग माने गए हैं इनका हम विस्तार से तो अध्ययन अपने पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, अपने राज्य की सुरक्षा करने वाला, पूर्ण गुणों से युक्त राजा की बात की गई है। सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। मंत्रियों से परामर्श के आधार पर निर्णय लें, संख्या के संबंध में कोई निश्चित नहीं है। मंत्री जो हो वो सभी वेद वगैरह का, धर्म का, वेदों का इत्यादि का ज्ञाता होना चाहिए और राजा को समय समय पर उचित सलाहें देते रहना चाहिए। तो इस तरीके से इनका विस्तार से वर्णन किया गया है और इनके महत्व के आधार पर इनको क्रम दिया गया है। इनका बाद में दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करना सही नहीं है। वही चीज़ है जो
हमने मनु और कौटिल्य में पढ़ी है। बस इनका क्रम आप ध्यान रखें और जहाँ अंतर होगा मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और राजा जो है, राजा को संपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन वो पूर्णतः उसकी सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। धर्म और नीति संबंधी शासक वित्तीय नियंत्रण भी किया गया है। एक मंत्रिपरिषद जो होगी उसके राजा जो है मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करेगा और उनसे उनके परामर्श को जो है वो महत्व देगा और उनके आधार पर ही वो अपने निर्णय लेगा। तो इस प्रकार शुक्र नीति सार में इन 7 अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है और न केवल मानव शरीर से वरन वृक्ष से भी इनकी क्या की गई है, तुलना की गई है। ये है शुक्र नीति का परिचय और शुक्र नीति सार का जो सप्तांग सिद्धांत है वो। इसको आप पुस्तक की सहायता से, बुक की सहायता से इसको और अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।